Hello everyone, this is Jiman Jaiswal from an academy and we will discuss about सारंगढ़ रियासत। छत्तीसगढ़ के उन 14 महत्वपूर्ण रियासतों में से एक सारंगढ़ रियासत था जिसका क्षेत्रफल 540 वर्ग मील में फैला हुआ था। सारंगढ़ का जो वर्तमान स्वरूप दिखाई पड़ता है वह सारंगढ़ ओरिजिनली सारंगढ़ अलग नाम से जाना जाता था जिसे सारंगपुर कहा जाता था और यह सारंगपुर के नाम से ही प्रसिद्ध था। बाद में चल करके इसे सारंगढ़ का नाम दिया गया। सारंग का अर्थ होता है बांस और बांस की अधिकता के कारण ही इसका नाम सारंगढ़ पड़ा था। हालांकि इस क्षेत्र में बांस की अधिकता और प्राकृतिक वन संसाधन और वनस्पति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। इस वजह से इस क्षेत्र को एक प्राकृतिक प्रधान के रूप में देखा गया और इसी के आधार पर इसकी पहचान की गई। तो इस तरह से सारंगढ़ रियासत काफ़ी महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ की उन 14 महत्वपूर्ण रियासतों में से एक रियासत सारंगढ़ रियासत था। सारंगढ़ रियासत की राजधानी सारंगढ़ ही रही है और कई ताम्रपत्रों से भी उल्लेख मिलता है कि सारंगढ़ की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, रियासत रहा है। तो ताम्रपत्र में ठाकुरदिया ताम्रपत्र का उल्लेख मिलता है और लोधिया ताम्रपत्र, बरदुला शिलालेख, पुजारीपाली शिलालेख, ये सभी ताम्रपत्र और शिलालेख जो कि सारंगढ़ रियासत से संबंधित रहे हैं और इसके बारे में कई बात उल्लेख मिलता है। जैसे सारंगढ़ रियासत से संबंधित इसमें ठाकुरदिया ताम्रपत्र से जारी किए गए हैं जिसमें सरपुरी काल में जारी किया गया था। इसके अलावा लोधिया और बरदुला शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं जो कि सारंगढ़ रियासत से संबंधित हैं और यह महाशिवगुप्त के शिलालेख हैं। ये वही महाशिवगुप्त हैं जो पांडु वंश के थे जिसे महाशिवगुप्त बालार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं जिनका शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा पुजारीपाली शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। पुजारीपाली शिलालेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पर कलचुरी शासकों ने भी यहाँ पर उसके पहले मैना जाति के राजाओं के द्वारा शासन किया जा रहा था। इसके पश्चात कलचुरी शासक आए जिन्होंने इस समय महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाई। एक स्टोरी है जहाँ पर जयदेव साय की उल्लेख मिलता है। यहाँ पर यह पता चलता है कि जयदेव साय यहाँ पर कलचुरी शासक नरसिंह देव के सेनापति के रूप में यहाँ पर स्थापित थे। यहाँ हुआ ये था कि सेनापति के रूप में इन्होंने चंदेल राजा रणवीर साय से इनकी लड़ाई हुई थी, उसी में सेनापति के रूप में इन्हें भेजा गया था जयदेव साय को और इसमें जयदेव साय की विजय हुई थी। जयदेव साय की विजय होने के कारण जयदेव साय को सारंगढ़ परगना का क्षेत्र मिला था और पुरस्कार स्वरूप इस तरह से इन्होंने इस क्षेत्र को स्थापित किया था। इसके पश्चात यह राजगोंड वंश को स्थापना किया था। आगे की स्टोरी देखते हैं। फिर इसमें सारंगढ़ रियासत जो कि 18 गणजात संघ का गठन हुआ उसी में शामिल हो गया और 18 गणजात संघ में नेतृत्व करने वाले संबलपुर के राजा थे। उन्हीं के द्वारा यह संघ का निर्माण और नेतृत्व किया गया था। कुछ समय पश्चात मराठा शासकों ने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को और संबलपुर के क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया और इसके तहत ही सारंगढ़ का क्षेत्र भी चूंकि संबलपुर और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता था इसलिए सारंगढ़ भी मराठाओं के अधीन आ गया। इसी प्रकार सारंगढ़ के जो शासक थे वे मराठा की अधीनता स्वीकार कर लिए और फिर आगे की स्टोरी है कि विश्वनाथ साय यहाँ पर शासक बनते हैं। विश्वनाथ साय एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं सारंगढ़ रियासत से संबंधित और इसके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विश्वनाथ साय जब गद्दी पर बैठे उस समय एक घटना हुई थी। यह 1777 की घटना थी और 1777 में यह राजगद्दी पर बैठे थे इन्होंने। इसी समय कलकत्ता से नागपुर जा रहे थे अलेक्जेंडर इलियट और अलेक्जेंडर इलियट की अचानक से मृत्यु हो गई जिसके कारण यह इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा कि उन्हें किसी भी प्रकार का दफनाने की जगह नहीं मिल पा रहा था। इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर विश्वनाथ साय को संपर्क किया
तो विश्वनाथ साय ने उनकी सहायता की और सालर के एक ग्राम है सालर, इसी क्षेत्र में, सारंगढ़ के क्षेत्र में, वहीं पर इन्होंने जगह दिया और इलियट का मकबरा वहाँ पर बनाया गया। इस तरह से विश्वनाथ साय को हाथी और राष्ट्रीय पोशाक प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके पश्चात संग्राम सिंह राजगद्दी पर बैठते हैं सारंगढ़ रियासत के, जो कि महत्वपूर्ण शासक हैं सारंगढ़ रियासत से संबंधित। और इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था और 1857 के विद्रोह में अंग्रेज पक्षधर के रूप में बने रहे। संग्राम सिंह के शासनकाल में ही 1857 में सुरेंद्र शाह ने सहायता मांगी और सहायता में इन्होंने विद्रोह से इनकार कर दिया। तत्पश्चात ब्रिटिश शासकों के द्वारा पुरस्कार स्वरूप इन्हें सम्मानित किया गया संग्राम सिंह को। और इसके पश्चात एक राजा महत्वपूर्ण रूप यहाँ पर आए जो कि जवाहिर सिंह थे। जवाहिर सिंह ने गिरिविलास पैलेस की निर्माण किया 1924 में, और यह एक भव्य विशाल इमारत है, विशाल पैलेस है जो कि महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में, सारंगढ़ के क्षेत्र में। जवाहिर सिंह ने विवाह किया, 2 विवाह किए थे इन्होंने, कैलाश कुमारी और दूसरा है नेम कुमारी। इस तरह से 2 विवाह किया। नेम कुमारी के पुत्र यहाँ पर नरेश चंद्र होते हैं, नरेश चंद्र इनका पुत्र उत्पन्न हुआ और नरेश चंद्र भावी शासक के तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण शासक रहे हैं सारंगढ़ रियासत से संबंधित। और नरेश चंद्र सिंह ने यहाँ पर शासक के तौर पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जो कि भारत संघ में विलय पर अंतिम शासक थे। नरेश चंद्र सिंह के बारे में और कई बातें आप जान सकते हैं, जैसे सारंगढ़ रियासत के क्षेत्र में यह पहला ऐसा शासक था जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात मुख्यमंत्री के पद पर ये पदस्थापित हुए, जो कि मध्य प्रदेश के शासनकाल में मध्य प्रदेश में 13 दिन के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शासन किया था और विधायक भी रहे और विकास के क्षेत्रों में सारंगढ़ रियासत ने योगदान दिया था। तो इस तरह से सारंगढ़ रियासत में कई सारे बदलाव आए और कई महत्वपूर्ण शासक हुए, जिसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पे देखा जाता है सारंगढ़ रियासत को। और इसके साथ ही साथ यह छत्तीसगढ़ के उन 14 महत्वपूर्ण रियासतों में से एक था जो कि एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित कर सका। इस तरह से सारंगढ़ रियासत के बारे में हमने देखा, चर्चा किया, इसके बारे में जानने और समझने का प्रयास किया। आगे इसी तरह से अन्य रियासतों के बारे में छत्तीसगढ़ के देखेंगे और उनसे संबंधित बातें भी जानने की प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।